वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन अनटच्ड टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। टॉपिक है टाइप ऑफ एमसीक्यूज इन यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर इन एनी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, जहां पर 1 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। ABCD में से आपको कोई भी एक ऑप्शन टिक करना होता है, राइट। तो इस लेक्चर में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। पहला, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चन सेट करते हुए, इस तरह से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, प्लस दूसरा साइंस बिहाइंड सेटिंग सच ऑप्शंस। इन दो तीन चीज़ों के बारे में हम बात करना चाहेंगे। ये लेक्चर बेसिकली हम यहाँ देखो क्वेश्चंस के टाइप डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इस तरह के क्वेश्चन किस टाइप के हैं। यहाँ पर जो ये लेक्चर नहीं है जिस बारे में, वो बेसिकली दो चीज़ों के बारे में नहीं है। ये इस लेक्चर का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि बिना पढ़े 190 प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हो। इसके लिए यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि आप बिना पढ़े प्रीलिम्स में टॉप कर लो। दूसरा, ये लेक्चर एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में भी नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में भी नहीं है, राइट। इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या एग्जामिनर माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेक्शन 1 की हेडिंग क्या है, हाउ टू मेक टेस्ट सीरीज। जब हम सिनॉप्सिस में लोगों को एम्प्लॉयज़ की तरह हायर करते हैं, तब उन्हें ट्रेन करते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए MCQs बनाने हैं, तब ये मॉड्यूल उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल का पार्ट है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, राइट। ये गाइडेंस सीरीज़ का पार्ट है और गाइडेंस सीरीज़ अगर आप बाकी एक्सेस करना चाहो तो सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये कीवर्ड सर्च कर सकते हो, सिनॉप्सिसाइज गाइडेंस सीरीज़। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगे और इसमें से एक भी क्लिकबेट नहीं है। आपको डेफिनेटली एनालिसिस करना चाहिए। रैंक 1 कैसे टारगेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने बात की है। 300 प्लस ऑप्शनल में कैसे जा सकते हैं, फिर उसके बाद 320 प्लस कैसे जा सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 1 अटेम्प्ट की क्या सिलेक्शन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 600 पेजेस 5 घंटे में कैसे पढ़ सकते हो। इस तरह से राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है, स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्यों हिंदू नहीं पढ़ना है, कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, बाकी बहुत से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, राइट। किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हुए 2021 में या फिर 2019 में, 20 में, ये सारे यहाँ डिस्कस किए हुए हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से आप इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा सकते हो। मैं डेफिनेटली एक बार ज़रूर चाहूँगा कि आप ये प्लेलिस्ट विजिट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के होते हैं, दो ही स्टेटमेंट होते हैं, राइट। ये ध्यान रखना कि दो स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ। इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7, नॉट लाइक दैट। यहाँ इन क्वेश्चंस में सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2। अब ऑप्शन सेटिंग इस तरह की होती है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 and 2। ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं एक रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैंने ये कहा कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है या फिर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है, तो मेरा B एंड C ये एलिमिनेट हो गए, राइट। एलिमिनेट हो गए तो मेरा आंसर A या D में ही होगा, या तो A ट्रू होगा या फिर नीदर 1 and 2 ट्रू होंगे। अब जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं, प्रीवियस ईयर में भी हम एविडेंस भी देखते हैं, हम ये पाएंगे कि मोस्टली 1 करेक्ट होता है और D ऑप्शन लीस्ट पॉसिबल है। ठीक है, पहले यहाँ तक देखते हैं, फिर अगली लाइन में आपको बताऊंगा। इन्वायरमेंट में देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। बोथ 1 and 2, यहाँ आपको कुछ रिजल्ट्स दिख रहे हैं, 5 out of 15। सर्च करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन सर्च करते हैं। ये रहा, ये कोई सा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको B आंसर दिख रहा है, राइट। हम सिर्फ आंसर्स पे जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में B आंसर है, सिर्फ एक ही करेक्ट है, दूसरा गलत है। हमने अभी क्या कहा था कि मोस्टली एक करेक्ट होता है, और हम जैसे ही एक रॉन्ग स्टेटमेंट इस्टेब्लिश कर देते हैं, हमारे पे आंसर आ जाना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि 2 गलत है तो मेरा आंसर A है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखना। पहला इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है B आंसर है, एक गलत हमने बताया और आपका आंसर B आ गया। अगले में भी B आंसर है, C और D में से नहीं है। अगले में भी आपका B आंसर है, उससे अगले क्वेश्चन में भी B आंसर है, उससे अगले क्वेश्चन में A आंसर है। 5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, पाँचों में आपका ये रूल अभी तक वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपका आंसर आ गया C। हमने ये तो कभी नहीं कहा ना कि C नहीं हो सकते। अब जब इस तरह के क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का टाइप देखो, 2016 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज़ में थी, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ऐसे क्वेश्चंस हों जहाँ पर करंट अफेयर्स का रोल है, तो वहाँ डेफिनेटली आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है और बोथ 1 and 2 में भी करेक्ट। अभी तक हमारा ये लाइन 1 जो प्रिंसिपल, इसका पहली चीज़ है कि जैसे हम एक रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड कर लेते हैं, दूसरा हमारा A या B में से आंसर आ जाता है। लेकिन जैसे ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कान खड़े करने चाहिए और लॉजिक पर जाना चाहिए। यहाँ पर अगेन B आंसर है,
यहाँ पर सी आंसर है। अगेन ये किस टाइप का क्वेश्चन है, IREDA उस टाइम पे करंट अफेयर्स में था, न्यूज़ में था। NBFC है, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, ये फैक्ट्स हैं और पता होनी चाहिए। अगर आप उस साल के करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो पता भी होते हैं, आंसर सी में है, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगेन एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ए, राइट, यहाँ पर बी सी में आंसर नहीं है। अगेन आपका आंसर बी है, अगले क्वेश्चन में आंसर डी। सिर्फ एक क्वेश्चन में अभी तक हमें आंसर डी मिला है। इतने क्वेश्चन हम 11वें क्वेश्चन को देख रहे हैं, राइट। अगले क्वेश्चन में आंसर सी है। सी किस टाइप का क्वेश्चन है, ये उस साल इंडियन फॉरेस्ट ISFR आती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग कई बार UPSC क्वेश्चन पूछता है, उससे टफ क्वेश्चन ही पूछता है इस टाइप का, राइट। तो आंसर इसका सी है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला आंसर सी है क्योटो प्रोटोकॉल। ये तो प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप एलिमिनेशन पे अगर जा रहे हो तो आपकी डेफिनेटली नॉलेज पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बी और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बी। तो हमने देखा 15 रिजल्ट हैं इस फाइल में, 15 में से सिर्फ एक रिजल्ट आपका डी ऑप्शन, सिर्फ एक में आपका डी ऑप्शन आया। करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें सी आंसर है, या फिर जो प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है उसमें सी आंसर है। अदरवाइज जैसे ही हम एक रॉन्ग स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करते हैं हमारे पे ए या बी में से आंसर होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब ये चीज़ मैंने आपको पूरे 25 साल के MCQs में लगभग 15-20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में दिखा दिए, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इस तरह से चीज़ें देख सकते हो। लेकिन ये रूल 1 करेक्ट मोस्टली वाला गलत कब हो जाता है और सी ऑप्शन कब करेक्ट होता है, जब हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस में आपको दोनों बोथ 1 and 2 इस टाइप के आंसर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है इस्टेब्लिश करना रॉन्ग फैक्ट्स। आप ये नहीं कह सकते कि जो नुनिस था उसने वुमेन के एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो कहा होगा लेकिन सूद सेइंग के बारे में नहीं कहा होगा। आप ये नहीं कह सकते कि विजयनगर एक समृद्ध अंपायर था लेकिन उसमें टैक्सेस, इंडस्ट्रियल टैक्सेस नहीं होते थे, राइट। तो रॉन्ग फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना टफ होता है। ऐसा नहीं है कि रॉन्ग फैक्ट्स नहीं होते, हिस्ट्री में डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इन जनरल आपको आंसर सी मिलेगा। हिस्ट्री की फाइल में देख लेते हैं, इस टाइप के में 28 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, आंसर सी, राइट। ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप देखो क्वेश्चंस देखो, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर आंसर सी, राइट, यहाँ पर आंसर बी जो आंसर है, देखो फैक्ट आ गया यहाँ पर, राइट। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आपको गलत फैक्ट इस्टेब्लिश करना है उसके लिए एक रूल और देख लो। जब आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिखते हैं, ये वाला, जहाँ पर आपको फैक्ट्स दिखें, 1 और मोर फैक्ट्स या डेटा, उस टाइम पे आपको ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी है, मोर द फैक्ट्स मोर द चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग। जितने ज़्यादा फैक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा उसके गलत होने के चांसेस। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, WHO भी है और वर्ल्ड बैंक भी है, ये 2 फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी मैं कह रहा हूँ 1/2, 2 में से एक बार है, और 2 फैक्ट सही होने की प्रोबेबिलिटी, इसकी सही होने के चांसेस 1/2 एंड इसके सही होने के चांसेस 1/2। तो प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से है तो इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस 0.25% है, 4 में से एक बार सही होगा, राइट। तो ये चीज़ आप, ये रूल भी ध्यान रखना अगर आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप ये फैक्ट वाला रूल लगा देते हो तो डेफिनेटली आपका कई बार आंसर आ जाता है सही, ठीक है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका आंसर बी है, ठीक। स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, स्वतंत्रिका एंड सामित्या, ये दोनों सेक्ट ऑफ जैनिज्म है, ये फैक्ट नंबर 1 है, फैक्ट नंबर 2 है दोनों। तो इस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस 1/4 है। और स्टेटमेंट नंबर 2 मुझे उतना माइल्ड सही लगता है, उतना ज़्यादा असर्टिव स्टेटमेंट नहीं लगता है। स्टेटमेंट नंबर 1 में फैक्ट आ गए, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर बी है, ठीक है। फैक्ट देखो आप, पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया बुद्धिज्म के पैटर्न थे और इक्ष्वाकु रूलर, ये हिस्ट्री में फैक्ट्स हैं। फैक्ट में आपके आंसर्स डिफरेंट जा सकते हैं। तो रूल वही है, जैसे ही आपने एक ऑप्शन इस्टेब्लिश किया कि गलत है, आप ए या बी में से आंसर पे आते हो। अगर जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं तो आपके आंसर सी हैं। हिस्ट्री में आपको बहुत बार आंसर सी दिखेंगे। डी ऑप्शन आपको बहुत कम दिख रहा है, और जो डी ऑप्शन है बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, या फिर नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन में ए आंसर है, अगले क्वेश्चन में ए आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बी आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बी आंसर है, राइट। कितने भी क्वेश्चन देख लो, अब यहाँ पर एक सी है, तो ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आनी चाहिए। ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लगभग हर साल न्यूज़ में रहता है, 2008-9 के आसपास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ठीक। उस टाइम पे इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, उस टाइम पे ये न्यूज़ में था। तो न्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको सी दिखेंगे आंसर्स, राइट। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे। कंटेम्प्रेरी वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो जनरली गलत होते हैं, ये डी इसका आंसर है। तो उसके लिए अगले रूल्स हैं, यहाँ पर जब कंटेम्प्रेरी टाइप आएगा ना तो मोस्टली रॉन्ग है, हम ये चीज़ भी देखेंगे आगे।
जब जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स आ जाएं जैसे ये विजयनगर वाला है तो बोथ 1 एंड 2 में आपको जाना चाहिए, राइट। फिर अगेन जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ जो बिल्कुल ही नॉलेज बेस्ड हैं, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आप क्या इस्टेब्लिश करोगे। यहाँ पर जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, दोनों आपको बोथ 1 एंड 2 में जाना पड़ेगा। यहाँ पर फैक्ट्स हैं, अगेन फैक्ट वाली बात है, कोई ना कोई एक गलत हो सकता है। तो आई होप इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिखें आपको ये रूल ध्यान रखने, एक रॉन्ग स्टेटमेंट आप फाइंड करोगे, मोस्टली 1 करेक्ट होगा। डी ऑप्शन लीस्ट पॉसिबल, हिस्ट्री में दोनों 1 एंड 2 करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रॉन्ग फैक्ट्स जो जनरलिस्टिक फैक्ट्स गलत अगर दिए हों तो वो रॉन्ग इस्टेब्लिश करना टफ है जब तक बिल्कुल ही फैक्ट की बात ना कर दी हो। करंट अफेयर्स में हम बोथ 1 एंड 2 में जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में, असर्शन रीजनिंग में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कभी वो असर्शन एंड रीजन कह देता है, वहाँ स्टेटमेंट 1 एंड 2 कहता है, कभी वो इस टाइप से कहता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ऑप्शंस सेम है, बस उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट। आप पॉज करके देख लो, सेम ही लैंग्वेज, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। वही ऑप्शंस यहाँ हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले इसमें रॉन्ग आंसर ढूंढने की कोशिश करो। जैसे ही आप रॉन्ग ढूंढ लेते हो तो आपको पता है सी या डी में से ही आंसर है। अगर मैं कह दूं कि ये रीज़न गलत ही है तो मेरा आंसर बिल्कुल ट्रू हो गया, मतलब सी ही आंसर है। अगर मैं कहूँ ए गलत है तो फिर आपका डी आंसर होगा, बात खत्म। जैसे ही आपने एक रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया, आपके पास आंसर सी या डी में से एक आ गया। अब अगर आप ये कहते हो कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 ट्रू हैं, तब आपका ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली आंसर ए होता है। आपको एसेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन चेक करना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन बहुत वाहियात तो नहीं दे दी कि मतलब दोनों का कोई लेना देना नहीं है, तभी ऑप्शन बी ट्रू है, अदरवाइज आंसर ए में से आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको शो, देखो जो क्वेश्चंस पूछे हैं आंसर ए है, दोनों ही फैक्ट हमें ट्रू मिले और इसका आंसर आपका ए में आएगा, क्योंकि दोनों बहुत जनरल से स्टेटमेंट है। कलिंगा को अशोका ने एनेक्स किया था और कलिंगा के पास ट्रांसपोर्ट रूट्स थे कंट्रोल करने के लिए। सिंपल सी बात लगती है, जो एम्पायर ट्रांसपोर्ट रूट्स होल्ड करता होगा, उस पर अपना कंट्रोल रखता होगा, वो एक बड़ा एम्पायर होगा, दूसरा उससे बड़ा एम्पायर उस पर अटैक करना चाहेगा। तो इस तरह के बहुत सिंपल से आंसर्स पे अगर आप जाते हो, दोनों ही आपको करेक्ट दिखते हैं, देन गो फॉर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आपका ए में है। स्टेटमेंट पढ़ना, दोनों बहुत ही जनरलिस्टिक हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में भी आंसर आपको ए दिख रहा है, अगले क्वेश्चन में आंसर सी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इमीडिएटली ये कह दे रहे हैं कि आर हीनियान फॉर्म गांधारा स्कूल से इन्फ्लुएंस थी, राइट। तो ये गलत है स्टेटमेंट। आपने जैसे ही गलत स्टेटमेंट इस्टेब्लिश किया, आंसर आपका आ गया। अगले क्वेश्चन में आंसर बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, देखो दोनों ऑप्शंस आपके ट्रू हो सकते हैं कि ओरिजिनल फ्यूडल सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन, कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक है, ये दोनों ट्रू हो सकते हैं, देख के भी लग रहा है कि ये फ्यूडल सिस्टम है, मिलिट्री कैंपेन की बात कर रहा है, यहाँ भी उसी टाइप की बात कर रहा है, राइट। फ्यूडल सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ था। लेकिन आप एक चीज़ देखो, यहाँ पूरे एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा है, यहाँ सिर्फ गुप्ता पीरियड की बात कर रहा है। क्या सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से आप बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो? गुप्ता पीरियड में कुछ चीज़ हुई थी, उससे आप पूरे एंशिएंट इंडिया को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो जब इस तरह के वाहियात से एक्सप्लेनेशन आ जाए, तब आपका आंसर उन केसेस में बी आएगा। अदरवाइज ए में आपका आंसर होगा या फिर सी और डी में आपके आंसर चलेंगे। ऐसे आप जितने भी क्वेश्चंस देख लो, राइट। सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धना प्रयाग असेंबली बनाई, ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट। हर्षा एक महायान बुद्धिज्म का अच्छा खासा आर्डेंट फॉलोअर था, राइट। लेकिन वो सिर्फ महायान फॉर्म को पॉपुलराइज करना चाह रहा है, उसके लिए वो प्रयाग असेंबली तो नहीं पूरी कन्वेन कर देगा ना। लोगों को क्या कहेगा कि आप आओ मेरे यहाँ असेंबली में, सिर्फ एक फॉर्म को आप प्रमोट करो, दूसरे को मत करो। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत करेक्ट नहीं लगती। जब भी आपको इस तरह के एक्सप्लेनेशन दिखे, देन ओनली गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, जर्नलिस्ट का स्टेटमेंट नंबर 1 है अगर आपको पता है, और नंबर 2 है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस में ना कई बार हिंट भी होती है, हो सकता है आपको अहम पूरम नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक कंटिन्यूएशन फॉर्म करते थे संगम कंपोजिशन का, और यहाँ कहता है कि इसी वजह से इन्हें पोस्ट संगम वर्ग में रखा है। हो सकता है आपको अहम पूरम ना पता हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर कंटिन्यूएशन ऑफ संगम है तभी तो पोस्ट संगम में आएंगे। अगर आपको इस तरह के स्टेटमेंट मिले जहाँ आपको आंसर नहीं पता है कि मतलब ये ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेन करता हुआ सा दिखे, देन ऑल्सो गो फॉर स्टेटमेंट नंबर ए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं जो एक लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, लेकिन इन जनरल लोग गलत करके आते हैं।
मैनी टर्म्स इन क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हम 2020 का देखें, यहाँ पर एक फ्रॉग माउथ के बारे में दिया है, देन यहाँ पर बारबेट के बारे में दिया है, देन मिनी वेट, देन रेड स्टार्ट। अब इसमें से क्या है, इस साल क्वेश्चन था वो हो कोई, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। देन ये वाना क्राई पेटिया इटर्नल ब्लू, इस टाइप का क्वेश्चन ये शायद 2016 का है। इसमें मैं एक चीज़ आपको 100% कह सकता हूँ कि अगर आप एक सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हो, एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो, तो आपको चारों के बारे में नहीं पता होगा। यूपीएससी सिर्फ एक चीज़ आपसे चाह रही है कि इनमें से एक फाइंड आउट करो। जैसे आपने एक फाइंड आउट कर लिया, आपके पास आंसर आ जाता है। कई बार आंसर प्रीवियस ईयर में छुपा होता है, जैसे हो कुई KUI, ये प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। हो एक ट्राइबल लैंग्वेज भी हो सकती है, कल्चर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो प्रीवियस ईयर आपको देखने हैं, प्लस जैसे ही मैंने कहा वानाक्राई एक वायरस है, मेरे पे आंसर आ गया, साइबर अटैक से रिलेटेड है। एक्सोप्लैनेट नहीं हो सकते, क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकती, मिनी सैटेलाइट नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, अब हम कितने लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि इसका गला सफ़ेद है या लाल है। हम सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि बर्ड्स का गला सफ़ेद है या लाल है। हमने कभी सफ़ेद कलर के गले वाला बाघ नहीं देखा, टाइगर नहीं देखा, सफ़ेद गले वाली चूहिया नहीं देखी, सफ़ेद गले वाला ढोले नहीं देखे, कुत्ते नहीं देखे, राइट। तो हम आंसर जाएंगे बी पर, हालांकि रेड स्टार्ट न्यूज़ में भी थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इन जनरल न्यूज़ से बनती हैं या फिर बिल्कुल फैक्ट्स और फैक्ट से बन रही है, तो उसके लिए PYQ आपको देखने हैं। जैसे 2021 में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। भास्कराचार्य पे एक क्वेश्चन पूछा था, दूसरा हो मुंडा कोई पे पूछा है, वो उस टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, एक टर्म आपको फाइंड करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन पेशेंस ज़रूर रखना है। कई बार ऑप्शन में हो इतनी छोटी टर्म है वो क्लिक नहीं करती है। अगला स्टेटमेंट टाइप देखते हैं, अगले क्वेश्चन टाइप देखते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। कभी कभी सिर्फ 3 स्टेटमेंट भी होते हैं। पहले हम 3 स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर 3 स्टेटमेंट है और आपको इस तरह के ऑप्शंस दिखें जहाँ पर मिनिमम 2 करेक्ट आपको दिख रहे हैं, ऐसे केसेस में आप या तो ऑल ऑफ द एबव पे जाओगे अगर वो जनरल स्टेटमेंट है, अदरवाइज एटलीस्ट आंसर आपका A B या C में से होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 2 एलिमिनेट कर दिया, तो आपका आंसर C इमीडिएटली आएगा, ये होगा। हालांकि टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, या तो सारे सही हैं या फिर एक गलत है, अगर इस टाइप के स्टेटमेंट है। लेकिन कहानी, क्वेश्चंस जो देखने में टफ लगते हैं लेकिन कहानी आसान होती है जब 5 6 7 8 ऑप्शंस दिए हों, ठीक है। जब इस तरह के ऑप्शंस हैं, इसमें मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ कहूँगा, ऐसे जब क्वेश्चंस हम सेट करते हैं तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट हम उसमें ज़रूर डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका यही है, एटलीस्ट 1 रॉन्ग स्टेटमेंट आप फाइंड आउट करो। अगर तब भी आंसर ना मिले तो बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करो। इन जनरल हमने ये देखा, जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर देखे, कि जहाँ 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो ऑल ऑफ द एबव तो करेक्ट नहीं होते, वहाँ एटलीस्ट एक गलत ज़रूर होता है। चाहे आप वो हल्दी वाली MSDP का क्वेश्चन ले लो, या फिर जो ई वेस्ट वाला प्लूटोनियम का क्वेश्चन है ये ले लो। जैसे ही आपने ये कहा कि ई वेस्ट प्लूटोनियम, ये तो हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे हमने 7 एलिमिनेट किया, हमारे पे आंसर आ जाता है B। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो इन जनरल वो एलिमिनेट कराना चाह रहा है, अदरवाइज ऐसे में आप क्या करोगे, पेशेंस के साथ एक एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट हैं, ये इन जनरल इजी होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं, वन लाइनर पर भी हम आएंगे। जैसे ये वन लाइनर है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही फैक्चुअल है, या तो आपको पता है या नहीं पता है। सबसे छोटे क्वेश्चंस दिखने में सबसे छोटे, लेकिन या तो ये टफेस्ट होंगे या फिर ईजीएस्ट होंगे। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स तो हैं, लेकिन इनको कैच करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में जो हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेशन किन क्वेश्चंस में होता है, इन जनरल वो ऐसे वन लाइनर में ही आपको रिपीटेशन दिखेगा। चाहे आप वो हिस्ट्री की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, राइट। तो ये वन लाइनर में और मल्टीपल स्टेटमेंट में, मल्टीपल लाइन्स में ये डिफरेंस है। और फिर जब ऐसे क्वेश्चंस हों जिसमें सारे ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स हों,
जहाँ कोई चीज़ बहुत ही दावे के साथ ना कही गई हो, जहाँ माइल्ड से स्टेटमेंट्स हों, वहाँ तो फिर जैसे साइंस टेक की बात करते हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई, या फिर इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, इन्वायरमेंटली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, वहाँ तो आपको ऑल ऑफ द एबव में जाना होता है। हो सकता है ऑल ऑफ द एबव में कुछ गलत हो जाए, लेकिन 8 to 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 आपके ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होते हैं, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर जैसे इस क्वेश्चन में आपने ये कहा कि मैं ये रूल बनाऊंगा कि अगर मैंने एक ऑप्शन रॉन्ग इस्टेब्लिश कर दिया और मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो मैं ए या बी में ही लगाऊंगा। तो एग्जाम में अपने रूल को फॉलो करो, जो भी आप रूल या प्रिंसिपल बना के चलते हो उससे वॉयलेट मत हो। आपका रूल हर बार काम नहीं करेगा, डेफिनेटली कई बार ऐसा होगा कि आपने कहा बी गलत है और आपने ए लगा दिया, हो सकता है आंसर डी में से हो, लेकिन आपका रूल 70-80% टाइम्स काम करेगा और आपको नेट पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देके जाएगा। तो जो भी आप रूल्स बना के जाओ उन पर भरोसा करो, रूल से एग्जाम हॉल में डेविएट मत हो। चाहे साइंस टेक में हो सकता है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ना हो, साल भर आपने यही प्रैक्टिस की है, प्रीवियस ईयर से यही चीज़ हम सीख रहे हैं, तो 2-4 क्वेश्चन में गलत भी हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें, बिल्कुल वहाँ पर त्राहिमाम नहीं मचा देना चाहिए। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट देखते हैं जहाँ देखने में ऑल ऑफ द अबव करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस जो दिए यूपीएससी ने उसमें ऐसा कुछ है नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव नहीं, हो सकता है कि 5 में से 4 आपको करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ऐसा आंसर है नहीं। फॉर एग्जांपल ये 2021 का क्वेश्चन है सवाना वेजिटेशन का, अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होता तो हम उस पर जाते। अगर हम ये कहें कि ग्रेजिंग जो चरने वाले जानवर हैं वो आपके फॉरेस्ट डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, तो डेफिनेटली बरोइंग एनिमल्स भी रोक ही सकते होंगे, सॉइल प्रॉपर्टीज़ भी काम आती ही होंगी। मेन चीज़ तो फायर और सीजनल रेनफॉल वाली थी, वो तो फैक्ट है। बाकी 3 तो बहुत ही जनरलिस्ट स्टेटमेंट है ना, 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो या तो आप डी ऑप्शन पे जाओगे, लेकिन आपने ये कहा कि फायर तो होती ही है, सीजनल रेनफॉल तो होता ही है, तो 2 और 4 आप ढूंढ ही रहे हो, 2 और 4 इसी आंसर में है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर 3 दिख रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 आपका या तो ए में है या सी में है, 1 एंड 2 एंड सी। तो ऐसे में आप क्या करो, या तो आप वेटेज चेक करो। अगर मान लो मैं ए और सी में कंफ्यूज हूँ कि मुझे पता है फायर होती है, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, 1 वर्सेस 3 एंड 4। ग्रेजिंग हर्बीवोरस बड़े जानवर और ये छोटे जानवर बरोइंग एनिमल, छोटे से कीड़े मकोड़े टर्माइट्स क्या होते हैं, पिद्दी जानवर होते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये कह रहा है कि किसी एक पूरे ग्रास लैंड की बात कर रहा है, इसमें स्कैटर्ड स्मॉल ट्री है लेकिन एक्सटेंसिव एरिया नो ट्रीज है, तो ये पिद्दी से ज़्यादा रोल तो बड़े लोगों का होगा ना। तो इस केस में आप ऑप्शंस का वेटेज जरूर चेक करोगे। अगर ऑल ऑफ द अबव आपको लगता है लेकिन स्टेटमेंट में है नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी हर साल एक दो दिख जाते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज होकर लोग इधर उधर गलत ऑप्शंस टिक कराते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको साइंस टेक में मिलेंगे, इन्वायरमेंट में मिलेंगे, बहुत जगह दिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, होता क्या है, जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम कहते हैं कि 2 इवेंट होते हैं ए और बी, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अगर हम टॉस उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अब खड़ा हो जाए सिक्का एक अलग बात है, उसे छोड़ दो, ठीक है। अगर हेड टेल आया या एक टीम अगर बैटिंग कर रही है दूसरी टीम फील्डिंग करेगी, ऐसा नहीं होगा कि वही टीम बैटिंग भी कर रही है वही टीम फील्डिंग भी कर रही है। आजकल जो ये विंजो टाइप की ऐप आ गई हैं जो आपको घर बैठे अमीर बना रहे हैं, घर बैठे सट्टाबाजी, वो अलग चीज़ है कि आप दोनों टीम में से अपने अपने लोग ले लो, लेकिन ऐसे इवेंट जो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो ऐसे भी कई क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहां पर आपको हो सकता है आंसर ना पता हो, जैसे वाटर क्रेडिट हो सकता है लोगों को ना पता हो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जरूर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर वाटर क्रेडिट है, मतलब माइक्रो फाइनेंस देता होगा, राइट, पुअर पीपल की नीड्स को, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लोगों की नीड्स को, वाटर नीड्स को फुलफिल करता होगा। 3 को मैं ट्रू मानता हूँ, ठीक। तो 3 को ट्रू माना तो आंसर मेरा कहाँ, या तो 1 और 2 दोनों ट्रू होंगे या फिर इनमें से एक गलत है, तभी मेरा आंसर आएगा। अब एक चीज़ बताओ, वाटर क्रेडिट की बात कर रहा है, माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा है, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आपने इतने फंक्शंस पढ़े हैं, उसे माइक्रो फाइनेंस करते हुए देखा है, वो भी वाटर के लिए, वो भी वर्ल्ड बैंक के साथ। अगर IMF होता, ठीक है, तो आप मान सकते थे, वर्ल्ड बैंक है मान सकते हैं, बट WHO का रोल माइक्रो फाइनेंस में या तो 1 ही ट्रू है या 2 ही ट्रू है, दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा। दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते कि आप ये कहो कि माइक्रो फाइनेंस भी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। सेम वे में जैसे एक क्वेश्चन मुझे अभी याद है,
कभी ये कोई स्कीम पूछी थी, ABC स्कीम है, स्कीम में उन्होंने फॉर एग्जांपल कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME की है या फिर स्किल डेवलपमेंट की, ऐसा ही क्वेश्चन था, रिसेंटली पूछा है, एग्जैक्टली मिनिस्ट्री मुझे नहीं ध्यान है, ऐसा ही क्वेश्चन था, या तो MSME मिनिस्ट्री की है, और दूसरा वो कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो काम कर रहे हो MSME मिनिस्ट्री तो काम नहीं कर रही हो सकता, मुझे स्कीम नहीं पता, लेकिन या तो MSME मिनिस्ट्री की ही है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो या तो DOPT की होगी या फिर और जो रिलेटेड स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी हो सकती है, बट MSME की तो नहीं होगी। तो इस तरह से जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स हैं वो फॉर्म किए जाते हैं और वहाँ पर आप आंसर्स निकाल सकते हो। ऐसे में भी गलत ऑप्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आप फैक्ट पर जा सकते हो। हमने अभी फैक्ट के ऊपर ही बात की थी, फैक्ट बेस्ड, जहाँ आपको एक से ज़्यादा फैक्ट या डेटा दिख जाए। डेटा अगर आपको बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है कि 40,000 करोड़, 4 लाख करोड़, वो गलत है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी बहुत ज़्यादा वर्ड प्ले कर देता है, डेटा नंबर्स के साथ यूपीएससी गलती कराता है, ठीक है, हम भी कराएंगे गलती, और डेटा के साथ करेक्ट डेटा देना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कई बार। तो इन जनरल डेटा के क्वेश्चंस आपको गलत दिखेंगे, हमेशा नहीं। दूसरा फैक्ट, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन की बात की, वाटर क्रेडिट, स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ पर आपको 2 फैक्ट दिख रहे हैं, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक फैक्ट है, यहाँ वर्ल्ड बैंक 2 फैक्ट है, राइट। तो जैसे ही मैंने कहा फैक्ट्स, जितने ज़्यादा फैक्ट्स दिखते जाएं, अगर आपको कोई इसकी मिनिस्ट्री दिखे कि ये ABCD 4 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनाई है, तो उसके करेक्ट होने के चांसेस कम हो गए। इसके WHO के करेक्ट होने के चांसेस 1/2 हैं, वर्ल्ड बैंक के करेक्ट होने के चांसेस 1/2 हैं, और अगर तीसरा कुछ IMF होता, चौथा भी होता, तो उनके चांसेस अगेन 1/2 हो जाते। तो ये मल्टीप्लाई होता है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जितने ज़्यादा फैक्ट आपको एक स्टेटमेंट में दिख रहे हैं उसके गलत होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। बट कई बार चीज़ें ट्रू होती हैं। 100% में बात नहीं करूँ, प्रोबेबिलिटी, यहाँ हम 1/8 ही कह रहे हैं ना, 0.125 ही कह रहे हैं ना, इतना ट्रू हो सकता है, ठीक। तो बस प्रिंसिपल यही है, मोर द फैक्ट मोर द चांस ऑफ बीइंग रॉन्ग। आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स आपने अपने लिए इस्टेब्लिश किए एग्जाम हॉल में, वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगले इजी लेकिन सबसे खतरनाक क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन है जहां हम आते हुए +2 को -0.67 में कन्वर्ट कराते हैं। आप देखोगे ऐसे बहुत से सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बाहर हो गए कि उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये तो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में मार्क करोगे करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। किसी भी क्वेश्चन में इनकरेक्ट या तो यहाँ भी पूछ सकता है कि यहाँ इन्होंने कहा कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समथिंग, स्टेटमेंट कुछ दे दिया और इन्होंने कहा सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर, यहाँ दे दिया। या फिर ये इस टाइप के भी हो सकते हैं कि नीचे तो इन्होंने लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, लेकिन ऊपर इन्होंने क्या कहा था, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर या नीचे कहीं भी इनकरेक्ट तो नहीं पूछ रहा है। इन्होंने कहा कि इनमें से गलत कौन सा है वो कहा और सही आंसर चुनाव करो, मतलब बेसिकली ये गलत ही पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। सबसे पहले आप यही मार्क करोगे, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, करेक्टली मैच्ड या इनकरेक्टली मैच्ड। सबसे पहले आप सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे ये चीज़ हाईलाइट करोगे। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट की वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स से बाहर हुए हैं। अगर आप ये लेक्चर यहाँ तक देखते हो आए हो, आपको ये समझ में आया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप रिलेट करते हो इनमें से किसी चीज़ से, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व होना। जहाँ आपको लगे और इम्प्रूवमेंट की नीड है वहाँ भी हम नेक्स्ट लेक्चर भी बना लेंगे। वन लाइनर की हम बात कर ही चुके हैं। वन लाइनर में एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हैं ऐसे क्वेश्चंस। इन जनरल हिस्ट्री में हमने इस साल बहुत से क्वेश्चंस देखे। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप। अब मैच द फॉलोइंग में 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक वो जहाँ पर ABCD, और लिस्ट 1 में भी ABCD है, यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं। दूसरे वो यहाँ तो एक लिस्ट में तो 4 स्टेटमेंट हैं, दूसरी लिस्ट में 5 स्टेटमेंट हैं। तीसरे वो जहाँ पर इस टाइप के मैच द फॉलोइंग है, राइट, कि इनमें से सिर्फ कौन सा एक बता दो करेक्ट है। और फिर इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेटिंग देखो, यहाँ पर ऑप्शन सेटिंग डिफरेंट है, मैं MCQ टाइप है। जो इस टाइप के ऑप्शंस हैं, इस टाइप के ऑप्शन सेटिंग है यहाँ पर, राइट। तो आप समझ रहे होगे जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। ऑप्शंस या तो इस टाइप के हैं या फिर इस टाइप के ऑप्शंस हैं, बट स्टेटमेंट में मिसमैच है। अगले ऑप्शन सिर्फ एक ही करेक्ट पूछ रहा है लेकिन डेफिनेशन एक्सचेंज की गई होगी। और चौथे आपका इस टाइप के जो जनरल ऑप्शंस होते हैं वो, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, देखो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें देखो क्या होता है, इन जनरल जो ऑप्शंस है ना पेयर्स में एक्सचेंज किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कंदरिया महादेव टेम्पल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है, ठीक, तो सी का 3 हो गया। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा सी का 3 कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब एक चीज़ ज़रूर है, कोई ना कोई एक दोनों में कॉमन दिख जाएगा। सी का 3 है ना, तो बी का 4 यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ भी बी का 4 दिख रहा है, राइट। यहाँ आप देखो 3 को 4 से एक्सचेंज किया है और यहाँ पर ये 1 2 है और ये 2 1 है, ठीक है, 1 2 को आपस में एक्सचेंज किया, ठीक। इस टाइप के ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस का प्लस माइनस क्या है, जैसे ही मैंने कहा सी का 3 है, कंदरिया महादेव इन जनरल लोगों को पता होता है, मैंने कह दिया सी का 3 है, तो या तो ए में से ट्रू है या फिर डी में सी में से ट्रू है। तो मुझे पहली चीज़ बी तो चेक ही नहीं करना है, बी का 4 हो गया, राजा रानी टेम्पल उड़ीसा में है, मैक्सिमम वैसे हमें पता भी यही होता है, सी बी और सी, राजा रानी कहाँ है, कंदरिया महादेव का है। अब कहानी यहाँ से आगे आती है, आप 50-50 पे तो आ गए, लेकिन बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं इन जनरल टफ होते हैं। इसमें अगर आपको ये नहीं पता कि भीमेश्वरा टेम्पल आंध्रा में है तो आप इसके राइट आंसर पर नहीं आ सकते। उस केस में क्या है, आपको आंख बंद करके फिर कोई एक ऑप्शन टिक करना होता है। आंख बंद करके क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एक लॉ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड इवेंट्स दैट इज इक्वल। जब आप बहुत सारे ऐसे इवेंट्स रिपीट करते हो तो अनबायस्ड इवेंट, अनबायस होकर आपको आंसर देना। ये अनबायस्ड वाली चीज़ क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो एक वो है जहाँ पर लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में सेम तरह के स्टेटमेंट्स है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि पेयर्स में ऑप्शन चेंज हो रहे हैं और पेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 पेयर, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 50-50 में फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कुछ नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो इतना ही जितना मैंने बता दिया। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस, ये या तो बहुत ईजी होंगे या बहुत टफ होंगे। यहाँ क्या है, 4 स्टेटमेंट यहाँ है, 5 यहाँ पर है। जैसे ही मैंने ये कहा कि राजमन्नार कमेटी, मुझे तो पता है सेंटर स्टेट रिलेशन की है, ठीक है, तो वैसे इमीडिएटली मेरा आंसर आ गया। किसी और ऑप्शन में ए का 4 है ही नहीं। या फिर जैसे ही मैंने कहा कि फजल अली है तो लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट के लिए है, तो यहीं दिख रहा है आपको, और किसी में है ही नहीं बी का 2, ठीक है। काका कालेकर, यहाँ 1 है आंसर बैकवर्ड, तो ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पर आप देखो इन्होंने ऑप्शन एक्सचेंज करने की कोशिश ज़रूर की है कि 4-2 और 2-4, लेकिन दोनों पेयर एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ 1-5 और 1-3 है। ऊपर वाले में क्या था कि 1 को 2 से एक्सचेंज किया है, 3 को 4 से एक्सचेंज किया है। इस टाइप के ऑप्शंस में क्या है, एक्सचेंज जरूर होगा, कोई ना कोई तो डेफिनेटली एक्सचेंज करेंगे ही, ठीक है। यहाँ पर 2 को 4 से एक्सचेंज किया है लेकिन अगला एक्सचेंज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं। जब भी आपको इक्वल स्टेटमेंट ना दिखे, मिसमैच दिखे, वहाँ पर आपको आंसर पर पहुँचना रिलेटिवली ईजी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं और ये एग्जाम में आपको सॉल्व करनी चाहिए। देन अगला क्वेश्चन, मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहूँगा क्या है, रिट्स के बारे में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें डेफिनेशन एक्सचेंज कर दी जाती है कई बार। जैसे वो इस टाइप के जो टाइप 1 में था तो 1 की 2 में कर देगा, 3 की 4 में कर देगा, ये करेगा। अदरवाइज इसमें से किसी एक की, किसी में भी एक ही हो सकता है, इसकी इसमें कर दी हो, इसमें या कहीं और, कहीं ना कहीं डेफिनेशन एक्सचेंज कर दी जाती है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो। देन अगले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये इन जनरल जो ये क्वेश्चन है ना, मैच द फॉलोइंग में जब ऑप्शन इस तरह के हों तो इनको आपको सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे आप मल्टीपल स्टेटमेंट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इनमें तो सिंपल वही तरीके हैं। अगले जो और भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्रोनोलॉजी टाइप होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोनोलॉजी। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इसका मतलब ओल्ड से न्यू की तरफ बात कर रहा है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना, बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। दूसरा, जो वो कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग होता है पहले बड़ा फिर छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे इस बार सूबा सरकार परगना आया था, ठीक है, तो सूबा सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। वो असेंडिंग की बात कर रहा है, डिसेंडिंग की। यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें ही ध्यान रखनी है। बाकी इसमें क्या है, अगेन आप फंसोगे वैसे ही। ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस सेम इस वे में सेट होते हैं कि कोई ना कोई आपको 2 बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे, बाकी 2 एक्सचेंज होंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ, ऑप्शंस देखो आप यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 3-4 की बात करो तो किसी ना किसी एक क्वेश्चन में 4-3 एक्सचेंज होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ 1-2
और 2-1 एक्सचेंज है। अगर मैं किसी और पेयर की बात करूँ, 1-4 की बात करूँ तो 1-4 यहाँ कॉमन है तो यहाँ 3-2 एक्सचेंज कर दिया, राइट। इस तरह से ये इस टाइप के जब ऑप्शंस आपको दिखें क्रोनोलॉजी वाले या फिर मैच द फॉलोइंग, ये इनके ऑप्शन सेम है, सॉल्व करने का तरीका सेम है और चीज़ें भी आपकी बिल्कुल सेम आएंगी कि आप 50-50 में फंसोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी। अभी हमने हिस्ट्री में देखे थे जब ए एंड बी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें जितने भी कंटेम्प्रेरी टाइप क्वेश्चन थे एक को छोड़ के सब गलत है। तो जब भी आपको दिखेगा ना कबीर इसके कंटेम्प्रेरी थे, ये इसके कंटेम्प्रेरी, सब गलत मार देना आप एग्जाम में, इन जनरल आप पॉजिटिव में जाओगे। अब अल्टीमेटली गलत हो जाए तो फिर कुछ कर नहीं सकते। अब एक प्रो टिप मैं आपको डेफिनेटली एंड में देना चाहूँगा, बबल्स एंड में मत मार करो। बबल्स में क्या दिक्कत होती है, बहुत से लोग बहुत से एग्जाम्स में ऐसे बाहर, ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली, आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने 1 से 20 या 1 से 50 या 1 से 100 क्वेश्चन पहले टिक कर लिए अपनी क्वेश्चन बुकलेट में और आप फिर सीधे एक साथ मार्क कर रहे हो आंसर शीट में। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होगी, सपोज आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 20 तक है। ठीक है, अगर बाई चांस गलती से भी आपका 3 का 4 में मार दिया और फिर आपने ये पूरी चीज़ 4 का 5 5 का 6 6 का 7, आपका ना पूरा ये रो, एक कॉलम सॉरी, ये गलत हो जाएगा। और जैसे ही ये गलत होता है प्योरली बाहर, रेस से ही बाहर। पहला तो ये इशू है। दूसरा इशू क्या है कि अगर हम बबल्स एंड में मार्क कर रहे हैं, टाइम का इशू होता है, आप आखिरी के 5 मिनट में करोगे, कहीं ना कहीं गलतियां जरूर करोगे, इस टाइप की गलतियां होती हैं। ठीक है, या फिर आप सारे क्वेश्चंस मार्क नहीं कर पाओगे, तीसरा इशू ये है। चौथा इशू इसमें क्या आता है कि हमने जिन क्वेश्चंस को पढ़ लिया होता है, जो हमें पता है कि हाँ ये सही है, ये तो ठीक था, अभी मान लो मैंने 6 क्वेश्चन थे, मैंने सारे मार्क कर दिए, अब मैं दोबारा से उन क्वेश्चंस पे आऊँगा, कहीं मेरा माइंड डोल गया, 1.5 घंटे बाद जब एग्जाम खत्म होने वाला है उस प्रेशर में माइंड वैसे ही काम नहीं करेगा जैसा आपका 1 घंटे पहले वर्क कर रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ भी गलतियाँ करोगे, आप इजी क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ने लगोगे, तो बबल्स एंड में मार्क करना तो सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो कि एक पेज पर अगर आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिखें या फिर 4 या 5 क्वेश्चन दिखें, उनको आप सॉल्व करो, इमीडिएटली आप आंसर शीट में बबल कर दो। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा प्रो टिप क्या है, प्रोबेबिलिटी। जो मैंने कहा कि अनबायस्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है सही होने की। इसका मैं आपको एक चीज़ बता दूं, करके देखना ये एक्सरसाइज। मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। जब हम 50-50 रूल की बात करते हैं कि हमारे 50-50 ऑप्शंस ठीक है, मतलब हमने 2 एलिमिनेट कर लिए, उस केस में क्या, फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि हमने उसमें से 2 एलिमिनेट कर दिए, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप आंख बंद करके तुक्के मारोगे। आप अपनी आंसर क्वेश्चन बुकलेट है उसके एंड में आप सारे क्वेश्चंस ऐसे लिख दो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में ये A 1 and 2, मतलब ये A और B भी हो सकते हैं, A और C भी हो सकते हैं, B और D हो सकते हैं, A और D कुछ भी हो सकते हैं। 2 ऑप्शंस आपके जो बचे वो आप यहाँ लिख दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख दूंगा A और B, यहाँ पर लिख दूंगा C और D, यहाँ पर लिख दूंगा A और C, यहाँ पर जो भी मेरे स्टेटमेंट हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा एग्ज़ाम में, परफेक्टली एक चीज़ करूँगा, आँख बंद करूँगा, एक कुछ भी रैंडम एक ऐसे कट मारते जाऊँ, कुछ भी जो आपको मन करे, आंख बंद करके आपका मन करे इस तरह से कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, राइट। किसी में मैं पहला ऑप्शन टिक करूँगा, किसी में दूसरा। और बेस्ट वे ये है कि अगर आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, एक यहाँ पहला गलत करो, यहाँ दूसरा गलत करो, यहाँ पहला गलत करो, यहाँ दूसरा गलत करो, राइट। आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम जो आपके सही क्वेश्चन होंगे +7 to +13 की रेंज में आएंगे, और जो नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे आपके -13 से -7 की रेंज में आएंगे। ये है। अब इसकी साइंस क्या है, सपोज आप ऐसे 20 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपने +7 कर दिए -13, तो आपके मार्क्स है ना +14 है, -13/3, 13 × 2/3। तो आप देखोगे आप नेट पॉजिटिव जोन में फिर भी जा रहे हो, 26/3 -9 के आसपास आएगा, +5 मार्क्स में जा रहे हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको ज़रूर मिलेगा। आप नेगेटिव में कब जाते हो ऐसे क्वेश्चंस में, फॉर एग्जांपल 0 कब होगा, जब आपके सिर्फ 5 सही हैं, +5 क्वेश्चन -15 क्वेश्चन, तो आपको +10 मिले और यहाँ भी -10 मिले, तब आप 0 पर हो। नेगेटिव में आप कब जाओगे, सपोज आपने 20 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे, आप सिर्फ 4 सही कर पाए और 16 गलत हो गए आपके, तो इस केस में या तो आपके एलिमिनेशन गलत है या फिर आपको होप छोड़ देनी चाहिए। क्यों, अगर मतलब एलिमिनेशन में ये हाल है तो फिर भगवान भी आपके साथ नहीं है, ऑनेस्टली।
बट ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर केसेस में आपका ऐसा होगा कि 5 से कम क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैं बहुत बार देख चुका हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए दे चुका हूँ, एंड मोस्टली जो हमने ऑब्जर्व किया 7 to 13 ये गलत और सही होते हैं। ये सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये चीज़ तब काम करेगी जब आप अनबायस्ड होकर बिल्कुल आंख बंद करके इनके ऑप्शंस आपको मारने, बिल्कुल जब एग्जामिनर कॉपी लेने आ रहा हो ना, उससे ठीक 30 सेकंड पहले यहाँ पर आप खटाखट 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 इस तरह से मारते जाओ, ठीक, आप डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं और जिनको यूज़ करके बार बार प्रीलिम्स निकाले हुए हैं और साथ के लोग भी निकालते हैं। तो इस लेक्चर में जैसा मैंने पहले बताया था, बिना नॉलेज के 190 स्कोर करने की मैंने कोई बात नहीं की। क्वेश्चंस बताएं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के उनके ऑप्शंस हैं, क्या चीज़ किसी क्वेश्चन को इजी बना देती है, क्या चीज़ किसी क्वेश्चन को टफ बनाती है। जब उस टाइप के क्वेश्चंस दिखें उन्हें अप्रोच करने की टेक्निक क्या है, राइट। तो गाइडेंस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ के लिए आप सिनॉप्सिस IAS फॉलो कर सकते हो। बाकी जो ये तुक्केबाजी आपको सीखनी है तो फिर मेन सीट गारंटी प्रोग्राम यहाँ चल ही रहा है, यहाँ पर बहुत से ऐसे वीडियोस दिखेंगे, तुक्केबाजी सीखनी आप यहाँ डेफिनेटली सीख सकते हो। बाकी सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो बाकी कोर्सेज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो आप 3 से 4 बार देखो, इसमें बताई हुई चीज़ों को नोट करो और एग्ज़ाम में लेके जाओ, रट के जाओ ये चीज़ें जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं। डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स में 4-5 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा सही ज़रूर करोगे। और ये इनकरेक्ट वाली गलती जो मैंने बताई है वो ध्यान रखना। वन लाइनर अगर सॉल्व ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो या तो बहुत ईजी होंगे, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, या फिर बहुत मुश्किल से सॉल्व होंगे। मैच द फॉलोइंग में आप 50-50 में फंस जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट क्रोनोलॉजी में भी आप 50-50 में फंस सकते हो। बट कंटेम्प्रेरी में आपको क्या है, जो मैंने बताया था, कंटेम्प्रेरी मोस्टली रॉन्ग मारने, लेकिन जो ईजी क्वेश्चन हैं, एजर्सन रीजनिंग है, A and B टाइप हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि स्टेटमेंट्स ज़्यादा आपको करेक्ट दिखते हैं लेकिन ऑप्शंस ही कम है, या फिर आपको मैनी टर्म्स दिखती हैं किसी क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। गाइडेंस सीरीज़ का रोल आपको पता है, जो लोग फॉलो करते हैं सिनॉप्सिस को, नहीं फॉलो करते हैं तो आज से फॉलो करना शुरू कर दो। इतनी ज़्यादा रिसर्च करके कोई भी कभी भी वीडियोज़ ना बनाता है, ना कभी आई डोंट थिंक कि बनाने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।